नमस्कार साथियों। देखिए सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो अब शुरू हो चुके हैं और सितंबर लास्ट में इसकी एग्ज़ाम है। तो आज की डेट को अगर अपन मानकर चलें तो आपके पास में एक महीना है। एक महीने से 5-7 दिन आप ज़्यादा भी मान सकते हैं, लेकिन एक महीना अगर आप मानकर चलें तो 30 दिन के अंतर्गत आपको ये जो विशाल सिलेबस सीईटी के द्वारा जारी किया गया है ये आपको कवर करना है। मैं मानता हूँ कि आप पहले भी इसको पढ़ते हुए आए होंगे, इसलिए 30 दिन में आप इसको कवर कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो कोशिश करने वाले हैं वो सीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने वाले हैं और 30 दिन के अंतर्गत आपको जो यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा वो आप ये मान सकते हैं कि आपको एक क्रैश कोर्स के माध्यम से करवाया जाएगा। यानी कि सीईटी का जो क्रैश कोर्स है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें जिस भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सीईटी के सिलेबस की बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, लेकिन हम पूरे सिलेबस की बात न करके यहाँ पर आपको जो पाठ्यक्रम विवरण आपको दे रखा है जिसमें राजस्थान का इतिहास है उसकी अगर अपन बात करें तो देखिए राजस्थान का इतिहास को आपको ये टॉपिक दे रखे हैं जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, इसके अलावा लिटरेचर, साहित्य, परंपरा और विरासत के बारे में भी आपको दे रखा है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको 1857 की क्रांति नहीं दे रखी है, लेकिन 1857 की क्रांति आपको ऊपर दे दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास, इसमें आपको राजस्थान के 1857 की क्रांति यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते आपको सिलेबस में 1857 की क्रांति नहीं है। इसमें आपको कहीं पर प्रजामंडल आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा ये, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रजामंडल आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कहीं पर किसान आंदोलन का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर आपको जनजातीय और किसान आंदोलन और राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन। कहने का मतलब है कि राजस्थान का जो इतिहास है, कला है, संस्कृति है, इसका संपूर्ण आपको कवर करना है। एक भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। और अगर आप देखें तो अभी एलडीसी की जो एग्जाम हुई है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही उसका आयोजन करवाया गया है, जिसमें 40 से 41% है। कहा जा रहा है कि सिलेबस से बाहर से पूछे गए हैं कि आपके राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत, कला संस्कृति के अंतर्गत जो टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं भी दे रखा है वो राजस्थान से संबंधित है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई आपके पास में उपाय नहीं है। इस सिलेबस में अगर आप गौर करेंगे तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये टॉपिक अपना चल रहा था। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने सागरमल गोपा के बारे में बात कर ली, जोरावर सिंह बारट के बारे में बात कर ली, प्रताप सिंह बारट के बारे में बात कर ली, केसरी सिंह बारट के बारे में बात कर ली, अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात कर ली, और आज हम बात करने वाले हैं जमनालाल बजाज के बारे में। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली सैकड़ों क्विज आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जो भी मैटर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसकी क्विज आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर जुड़ जाएँ। अब देखिए हम बात करते हैं आपके राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अंतर्गत जमनालाल बजाज की। तो देखिए जमनालाल बजाज, देखिए जमनालाल बजाज की बात करें तो सबसे पहले इनका जो जन्म है वो आपका हुआ था काशी कावास में हुआ है। और काशी कावास कहां पर आपका सीकर में है, काशी कावास सीकर में। अब मैंने आपको कहा कि क्रैश कोर्स के माध्यम से अपन पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, वो सारे तथ्य अपन कवर करेंगे, लेकिन हर एक तथ्य को यहाँ पर बोर्ड पर न लिखकर मैं आपको बोलकर बता दूंगा, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर भी बता दूंगा। तो देखिए जमनालाल बजाज की बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो काशी कावास सीकर में इनका जन्म हुआ है। यानी कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से, आपका सीकर से है। 1889 में इनका जन्म हुआ है। प्राय आपको जो जन्मतिथि है वो बिल्कुल ना के बराबर पूछी जाती है। ये पूछा जा सकता है कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, इनका जन्म कहाँ से हुआ है, तो सीकर में इनका जन्म हुआ है, ये पूछा जा सकता है। अब इनकी उपाधि है वो पूछी जा सकती है राय बहादुर, ये इनकी उपाधि है। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इन्होंने ये उपाधि वापस लौटा दी थी, लेकिन राय बहादुर उपाधि किसकी थी, आपकी जमनालाल बजाज की थी। गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। सबसे पहले 1920 के अंतर्गत 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, आपका 1920 के अंतर्गत हुआ था। 1920 नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहकर पुकारा गया था। इन्हीं को संपादकीय भामाशाह भी कहा जाता है। और गुलाम नंबर 4 किसको कहा जाता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। तो पहले के गुलाम 3 कौन है, तो गुलाम नंबर 1 तो आपकी भारत माता, और गुलाम नंबर 2 है राजस्थान, गुलाम नंबर 3 है इनका गृह जिला कौन सा है, सीकर, तो गुलाम नंबर 3 सीकर है, और गुलाम नंबर 4 किनको कहा जाता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। उसके बाद में जमनालाल बजाज के बारे में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। देखिए 1921 के अंतर्गत वर्धा महाराष्ट्र में 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, सत्याग्रह आश्रम।
तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहां पर की गई थी। वर्धा महाराष्ट्र भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और 1921 है ये एग्जाम डेट भी पूछी जाती है। इसके बाद में 1927 में जयपुर में ही इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। 1927 में चरखा संघ जयपुर, 1921 सत्याग्रह आश्रम वर्धा महाराष्ट्र और 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत भी की गई थी 1985 के अंतर्गत। जय नारायण व्यास, देखिए जय नारायण व्यास का जो संबंध है वो कहां से आपका है, जोधपुर से। तो इनका अगर जन्म पूछा जाए कहां पर हुआ है तो जोधपुर में हुआ है। वैसे भी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहां पर आपकी, जोधपुर में है। तो अगर आप वो यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं मानता हूं कि आप सभी को पता है। हालांकि 1899 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको बर्थ ईयर किसी की भी याद नहीं रखनी है। कहां से इनका संबंध था ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जोधपुर से इनका संबंध था जय नारायण व्यास का। और इनकी पत्नी का नाम गोरजा व्यास था, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनके उपनाम के बारे में पूछा जाता है, जैसे इनको शेर ए राजस्थान कहा जाता है। शेर ए राजस्थान, धुन का धनी, धुन का धनी, लक्कड़ कक्कड़ पकड़े, ये भी इनको कहा जाता है। लक्कड़ कक्कड़ पकड़े जय नारायण व्यास को कहा जाता है। धुन का धनी कहा जाता है। लोक नायक, जन नायक भी इनको कहा जाता है। और एक मासाब, मासाब इंपॉर्टेंट है, मासाब, ये भी किन्हीं का उपनाम है, जय नारायण व्यास का उपनाम है। तो जोधपुर से इनका संबंध है। शेर ए राजस्थान कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, मासाब कहा जाता है, लक्कड़ कक्कड़ पकड़ कहा जाता है, लोक नायक, जन नायक, ये उपनाम किनके थे आपके, जय नारायण व्यास के थे। अब देखिए आपको सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जय नारायण व्यास के बारे में मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित, यानी कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत भी हुए हैं और निर्वाचित, तो ये दोनों बनने वाले कौन है आपके, जय नारायण व्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने 1920 में जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1920 के अंतर्गत मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, 1920 के अंतर्गत हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। 1921 में इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था और 1923 में इन्होंने पुनर्गठन किया था। लेकिन पुनर्गठन वाली बात न पूछकर आपको गठन वाली बात पूछी जाती है। 1921 के अंतर्गत इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा इसकी स्थापना की थी और 1923 में इसका पुनर्गठन का कार्य किया था। सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपके, जय नारायण व्यास थे। और 1974 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1974 में जय नारायण व्यास के सम्मान में डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 1963 में इनका निधन हो चुका था। 1931 में इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी की थी। इनके द्वारा कुछ पुस्तिकाएं हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाती है। कौन कौन सी पुस्तिकाएं हैं, एक तो है पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ का वर्तमान शासन, इंपॉर्टेंट है। पोपाबाई की पोल और दूसरी है मारवाड़ का वर्तमान शासन। ये दोनों पुस्तिकाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। किसकी है, जय नारायण व्यास की है। मारवाड़ का वर्तमान शासन और पोपाबाई की पोल का संपादन किसके द्वारा किया गया था, जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। अब इनके कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जिसे इन्होंने दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में, पीप नाम का समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किया था। पाक्षिक समाचार पत्र था, कहां से, दिल्ली से। अब दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी भाषा में होगा, ये अंग्रेजी में होगा। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली में अंग्रेज वही रहते हैं, लेकिन थोड़ा आप कॉमन सेंस की बात लगा सकते हैं आइडिया। दिल्ली से अगर प्रकाशित हो रहा है तो कौन सा समाचार पत्र होगा आपका, पीप है और ये अंग्रेजी में था। ठीक है, एक आपका है ब्यावर से। अब ब्यावर कहां पर, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ब्यावर कहां पर है, अजमेर में। और ब्यावर अजमेर से इनका जो, हालांकि वो भी पाक्षिक समाचार पत्र ही था, लेकिन उसका नाम था आगी बाण, आगी बाण ये समाचार पत्र। और अजमेर से ही एक दूसरा समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, जो कि हिंदी भाषा में था। अजमेर से ही तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान की अगर भाषा पूछी जाए आपकी तो कौन सी है, हिंदी भाषा में प्रकाशित ये समाचार पत्र था। और राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कौन सा था आपका, आगी बाण था। ये आगी बाण कौन सा है आपका, राजस्थानी भाषा में है। तो ये तीन समाचार पत्र है जो आपको ध्यान में रखने हैं। दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में पीप और ब्यावर अजमेर से राजस्थानी भाषा में आगी बाण। ये आगी बाण वाला प्रश्न है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको, हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट आपको याद ध्यान में रखने हैं। तरुण राजस्थान है वो हिंदी में, और ये भी आपका अजमेर से प्रकाशित किया गया था। एक मुंबई से अखंड भारत नाम का समाचार पत्र भी किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। हीरालाल शास्त्री
देखिए हीरालाल शास्त्री के बारे में बात करें तो इनका संबंध है वो कहाँ से, आपका जयपुर से है। जोगनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था। इनकी पुत्री का नाम शांताबाई था। इनके कुछ प्रमुख गीत हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनकी एक आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, प्रलय जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी आत्मकथा क्या है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अभी मेरे मुंह से प्रलय नाम निकला था, तो प्रलय नाम क्यों निकला था, क्योंकि इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नमः। ये किसका गीत है, नमो नमः, हीरालाल शास्त्री का गीत है। और एक जीवन कुटीर के गीत, ये भी इन्हीं का गीत है, जीवन कुटीर के गीत। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा क्या है, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है, और जीवन कुटीर के गीत और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये प्रमुख गीत हैं जो आपके किसके हैं, हीरालाल शास्त्री के हैं। 30 मार्च 1949 को इनको मनोनीत किया गया था और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री के बारे में ये फैक्ट बनता है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम सीएम। ठीक है, कब, 30 मार्च 1949। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं अपन, 30 मार्च को मनाते हैं, और 30 मार्च को ही लगभग वृहद राजस्थान का निर्माण हो गया था। यानी कि प्रमुख जो रियासतें हैं राजस्थान की, उनका एकीकरण हो गया था। कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। इसीलिए बाद में 30 मार्च को ही आपका राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो 30 मार्च को मुख्यमंत्री कौन बने थे, राजस्थान के पहले सीएम कौन बने थे, आपके हीरालाल शास्त्री बने थे। 1974 में इनका निधन हो गया था और 1976 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई थी। लेकिन उससे पहले 1936 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। बाद में इसका जो संचालन है वो इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा किया गया था, जिसको वर्तमान में निवाई टोंक में वनस्थली जो विद्यापीठ है वो जीवन कुटीर की ही स्थापना की गई थी, जिसको बाद में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एक आवासीय बालिका संस्थान है, वनस्थली विद्यापीठ। तो वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर, आपका निवाई टोंक में है। अब हीरालाल शास्त्री के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका है सबसे ज्यादा जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा, जेंटलमैन एग्रीमेंट। सबसे पहले तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ कब था, तो 1942 में। किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ तो आपके थे हीरालाल शास्त्री और दूसरी तरफ वर्सेस कौन थे, मिर्जा इस्माइल। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था कौन सा एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब हुआ था, 1942 में। इंपॉर्टेंट है, तारीख भी पूछी जाती है, किस किसके बीच में हुआ था ये भी पूछी जाती है। और तो ये मिर्जा इस्माइल, इन्हीं को क्या कहा जाता है, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसको कहा जाता है, मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं गोविंद गिरी के बारे में। गोविंद गिरी, देखिए गोविंद गिरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था, लेकिन डूंगरपुर एग्जाम में न पूछकर कौन से परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार में, बंजारा परिवार में। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ है। और कहां पर हुआ है, डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर के अंतर्गत आपका बांसिया गांव में गोविंद गिरी का जन्म हुआ है। इन्हीं को भीलों का बावजी कहा जाता है, भीलों का मसीहा कहा जाता है। देखिए आदिवासियों का मसीहा तो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को, आदिवासियों का बावजी, आदिवासियों का मसीहा तो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को, लेकिन भीलों का बावजी किसे कहा जाता है, या भीलों का मसीहा, भीलों का मसीहा या बावजी, ये किसे कहा जाता है, गोविंद गिरी को कहा जाता है। भीलों में इनको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके शिष्य थे सुरजी भगत, सुरजी भगत नाम के शिष्य किसके थे, गोविंद गिरी के थे। भीलों में जनजागृति फैलाने का कार्य किसने किया था, गोविंद गिरी ने किया था। भीलों में भगत पंथ की स्थापना की थी, धूनी पंथ की स्थापना की थी, माला पंथ की स्थापना की थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है भगत पंथ, धूनी पंथ, माला पंथ का प्रवर्तन किसने किया था, गोविंद गिरी ने किया था। इन्होंने 1883 के अंतर्गत 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप जो शब्द है वो हम्प से मिलकर हम से बनाया, और हम का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, यानी कि भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए, भीलों को एकजुट करने के लिए इन्होंने इस संप सभा की स्थापना की थी। और बाद में जो आंदोलन चलाया था वो इन्हीं गोविंद गिरी के द्वारा ही चलाया गया था भीलों के अंतर्गत। और इस संप सभा का जो मुख्यालय है वो कहां पर बनाया गया था, सिरोही में। संप सभा का मुख्यालय कहां पर बनाया था, सिरोही में। अब देखो संप सभा के बारे में आपको कई फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1903 में हुआ था। ध्यान से सुनना, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1903 में हुआ था। और 1913 में संप सभा की पहली बैठक हुई थी।
जो मानगढ़ आप हत्याकांड पढ़ते हैं वो 1913 के अंतर्गत 1913 में पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक। और वो कहां पर हुई थी? मानगढ़ पहाड़ी कहां पर? आपकी बांसवाड़ा में। ठीक है। हालांकि इसको पहली बैठक न देकर आप अगर ये देखो कि समसभा की बैठक कहां पर हुई थी, तो आपकी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुई थी। तो एक तो समसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में हुई थी समसभा की। कहां पर? इसका मुख्यालय कहां पर था? सिरोही में था। फिर इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। और जो आपका मानगढ़ हत्याकांड है, जो मानगढ़ पहाड़ी है बांसवाड़ा में, उसका संबंध है 1913 से। ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो मेवाड़ भील कौर है, एमबीसी मेवाड़ भील कौर, उसने गोलीबारी की थी और मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील शहादत को प्राप्त हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसी को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसी को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी गोविंदगिरी के बारे में अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं भोगीलाल पांड्या के बारे में। भोगीलाल पांड्या, देखिए भोगीलाल पांड्या की बात करें तो सबसे पहले तो भोगीलाल पांड्या को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनका जन्म है वो सिमलवाड़ा में हुआ था, लेकिन वो एग्जाम में पूछने की प्रायिकता है वो कम है। वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? आपके भोगीलाल पांड्या थे। हालांकि अपन प्रजामंडल के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं, तो प्रजामंडल के बारे में अपन वहां पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन आप यहां पर इतना ध्यान रख लो कि डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? आपके भोगीलाल पांड्या थे। अब ये अपन ने बात की, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। देखिए गांधी के संबंध में कई फैक्ट हैं। जैसे राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। हातल गांव सिरोही से उनका संबंध है, तो राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। उसके बाद में भोगीलाल पांड्या, तो इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। और एक है चिड़ावा का गांधी, तो वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। और गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लगातार क्विज प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ही जल्दी आपको क्लासेज देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।